नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया पार्ट लक्ष्मीकांत का, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो 29 टॉपिक आप देखोगे 17 से लेकर 29 तक, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट कमेटीज़ और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब कुछ आएगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है और जुडिशरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन एक किताब में कैटेगराइजेशन कर रखा है, तो इसमें हम इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट का चैप्टर। और प्रेसिडेंट के चैप्टर के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट का चैप्टर जब भी मैं बोल रहा हूँ हम पढ़ेंगे, तो हम किसी एक आदमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि आज की डेट में कौन प्रेसिडेंट, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी आज प्रेसिडेंट है, उनसे पहले रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट थे, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे। तो वो चीज़ हम नहीं पढ़ने वाले हैं, आदमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, प्रेसिडेंट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, और प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिलेटेड है, प्रधान राष्ट्रपति बोलते हैं इसको हिंदी में, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पोस्ट से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लो भाई गणेश जी महाराज का नाम, और स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो आर्टिकल 52 से 78 जो है वो पार्ट 5 में दिए हुए हैं। ये किससे रिलेटेड है? पार्ट 5 जो हमने देखा कि संविधान के बहुत सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सके और आसानी से जो भी हम देखना चाहे वो देख सके। ठीक है, तो पार्ट 5 जो है, भाग 5 जो है, उस भाग 5 में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 में कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है ना, हेड, वो होता है हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। यूनियन एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं संघ कार्यपालिका। ठीक है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है बताओ? यूनियन एग्जीक्यूटिव में, दो सेकंड देना मुझे। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो आता है मित्रों, वो आता है प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, हाँ। यूनियन 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 यूनियन, हाँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक तो आता है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा आता है प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अलावा आता है अटॉर्नी जनरल। ये सब के सब मिलके शामिल किए जाते हैं किसमें? यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो ये सारा है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? देखो, ये चीज़ भी एक बार समझ लो, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। एक तो होती है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है लेजिस लेजिस्लेचर, है ना। ये तो होती है कार्यपालिका, और इसको बोलते हैं हम, लेजिस्लेचर को बोलते हैं हम कौन सी पालिका, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, लेजिस्लेचर का, है ना। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर होती है, और एक जुडिशरी होती है। ये तीन मेन वो होते हैं कंपोनेंट। हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसमें तीन मेन कंपोनेंट हम पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये जो लेजिस्लेचर है, इसका किसी को हिंदी याद आया तो अभी बता देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नीचे कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है। ये तीनों को अलग अलग रखा गया है ताकि आपस में मिली भगत करके ये देश के साथ धोखा ना कर सके, है ना, देश में गड़बड़ ना कर सके। तो इन सबको अलग अलग रखा गया है। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो, ये तो लेजिस्लेचर तो क्या करता है, ये कानून बनाता है, कानून बनाता है। कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव जो है वो कानूनों को लागू करवाता है। ठीक है, लागू करवाने का मतलब पॉलिसीज बनाता है और पॉलिसी लागू करवाता है। जैसे इन्होंने बनाया कानून कि सभी को फ्री में अनाज मिलेगा, गरीब लोगों को, ये कानून बना दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, कि भाई जो भी आदमी के पास में पैसा नहीं है उसको फ्री में अनाज मिलेगा, फ्री में खाने पीने का चीज़ें जो है मिलेगी, दाल 1 रुपये किलो मिलेगा, गेहूं ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सारा कानून तो इन्होंने बना दिया। लेकिन वो मिलेगा कैसे, कौन उसको देगा, कहाँ पे मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, किस सिस्टम से मिलेगा, वो सारा सिस्टम प्रक्रिया निर्धारित करता है ये एग्जीक्यूटिव।
ठीक है। और उसके बाद में अगर किसी आदमी का अधिकार छीना जा रहा है इस कानून के अंतर्गत, उसको नहीं मिल रहा है या फिर उसको नहीं दिया जा रहा है जबकि उसको मिलना चाहिए, और फिर भी उसको नहीं दिया जा रहा है, ये एग्जीक्यूटिव अगर कोई गड़बड़ करता है तो फिर वो जा सकता है जुडिशरी के पास में, और जुडिशरी फिर क्या करेगी, न्याय देगी उस आदमी को। न्यायपालिका इसको हम बोलते हैं। तो ये तो हो गई कार्यपालिका, ये हो गई न्यायपालिका। इसको, इस लेजिस्लेचर को हिंदी में कौन सी पालिका बोलते हैं मुझे ये याद नहीं आ रहा, जिसको याद आया वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आज हम इन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का भी एक थोड़ा सा अपन देख लेते हैं भाई साहब, क्योंकि आप समझ जाओगे। एग्जीक्यूटिव का समझ गए कि जो पॉलिसी बनाता है, सारा सिस्टम ऑन ग्राउंड जो काम कर रहे हैं ना लोग, जैसे कि कलेक्टर हो गया तुम्हारा, तुम्हारे जो भी पंचायत पंचायत हो गए, सारे काम कर रहे हैं, पंचायत पंचायत छोड़ो, ये आपकी नगर पालिका हो गई, ये सारे जो काम कर रहे हैं इनको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्य करने वाले लोग, ठीक है। अब कार्यपालिका में दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक देखो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है ना कार्यपालिका, इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। किस टाइप के लोग होते हैं, एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और एक होता है अपना एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस एडमिनिस्ट्रेशन, ना, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बोल दो, एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में तो नेता वेता सारे आ गए ना, नेता जो चुनाव जीत के आते थे, चीफ मिनिस्टर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सिर्फ उनको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये काम करना, ऐसे करना, वैसे करना। फिर असलियत में काम करता कौन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं ये करते हैं, जैसे वो आईएएस लोग हो गए, ठीक है, आरएस लोग हो गए, जो आपके अधिकारी हो गए, नीचे जो काम करने वाले लोग हो गए, वो सारे के सारे फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं, और इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में भी यूनियन वाला पढ़ रहे हैं, स्टेट वाला नहीं पढ़ रहे। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, स्टेट वाला किसी भी चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेंटर वाले के बारे में। और सेंटर में क्या क्या इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में शामिल है वो हमने ऊपर देखा कि इसमें एक तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति शामिल है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति शामिल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री शामिल है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो शामिल है, और इसमें अटॉर्नी जनरल यानी कि महाधिवक्ता, जो ये वकील होता है, सरकार का वकील होता है, सरकार के सारे केस ये लड़ता है, ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में शामिल है। और हम उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में आज प्रेसिडेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है सारा सिस्टम जो हम देखने वाले हैं। चलो, the president is the head of the Indian state. He is the first citizen of India and acts as a symbol of unity, integrity, solidarity of the nation. तो प्रेसिडेंट जो होता है वो भाई साहब भारत देश का हेड होता है। क्या होता है, हेड, यानी पूरे भारत का अगर पूछे कि भाई हेड कौन है तो वो है हमारा प्रेसिडेंट। और वो भारत की एकता, अखंडता और जो सॉलिडरिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखो हेड तो होता है प्रेसिडेंट, लिखा हुआ संविधान में है, और वैसे हम मानते हैं कि पूरे भारत का हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट की चलती इतनी नहीं है, चलती ज्यादा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की है। लेकिन हेड प्रेसिडेंट को ही माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं माना जाता। तो जिसकी ज्यादा चलती है उसका मतलब ये नहीं कि वो हेड हो गया ना, हेड तो होगा कौन, प्रेसिडेंट ही होगा। प्राइम मिनिस्टर की चलती ज्यादा है लेकिन हेड तो प्रेसिडेंट को ही माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अगर कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि आपने कभी भी अपनी जिंदगी में लाइव राष्ट्रपति का चुनाव नहीं देखा होगा। आपने एमपीज का चुनाव देखा होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देखा होगा, एमएलएज का चुनाव देखा होगा आपने, कि जो आपके विधानसभा सदस्य हैं उनका चुनाव देखा होगा, पंचायत चुनाव आपने देखे होंगे, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव आपने देखे होंगे। लेकिन कभी भी आपने दो चुनाव होते हुए लगभग लगभग लोगों ने नहीं देखे होंगे। एक तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होते नहीं देखा होगा लाइव, है ना, टीवी पे देख लिया वो बात अलग है, लाइव नहीं देखा होगा। और एक प्रेसिडेंट का चुनाव होते हुए लाइव आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो हम नॉर्मल लोग नहीं करते। हम कॉमन लोग उन्हीं चुनावों को देख पाते हैं लाइव जो हम खुद करते हैं, जिसमें हम खुद वोट दे के आते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉर्मल लोग, सामान्य जनता वोट नहीं देती, इनका वोट सिस्टम अलग होता है। तो वो क्या सिस्टम होता है, कौन इनको वोट देता है, कैसे ये चुने जाते हैं, उसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा समझने वाली चीज है, आराम से समझना, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई साहब प्रेसिडेंट जो है ना, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है, इसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, यानी कि आपके मेरे जैसे लोग वोट नहीं देते डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जाके, प्रेसिडेंट को जाके वोट हम नहीं देते, बल्कि उसको एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कुछ कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, पूरे भारत के लोगों को नहीं बल्कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को शामिल किया जाएगा, और वो सेलेक्टेड लोग जाके ही फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। किसको प्रेसिडेंट बनाना है उसके लिए वोट वो सेलेक्टेड लोग जाके करेंगे, और उन्हीं के आधार पे प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो इसमें कौन होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा वो सेलेक्टेड। अब सेलेक्टेड लॉटरी से सेलेक्ट किया जाएगा या कैसे, कि भाई पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सबका नाम लॉटरी में डालो, जिसका नाम निकल के आए वो जाके प्रेसिडेंट का चुनाव पे वोट देगा, क्या ऐसे होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम किया, आगे आएगा, अभी मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि देखो प्रेसिडेंट के पास में रियल तो पावर है होती नहीं, है ना,
प्रेसिडेंट के पास में रियल तो पावर होती नहीं है। मतलब मैंने बताया कि ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड, नॉमिनल का मतलब जहां पे भी नॉमिनल मैं लिख दूं ना, उसका मतलब कि भाई वो हेड, उसको बोल तो दिया लेकिन उसके पास पावर नहीं है, वो नाम का ही हेड है, बस नाम का हेड है ना। तो नॉमिनल हेड होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास रियल पावर है ही नहीं, तो जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि भाई इसका अगर चुनाव हम लोगों के साथ करवाएंगे, यानी डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे इसका, तो डायरेक्ट चुनाव में तो भाई सब लोग वोट देंगे, करोड़ों लोगों का वोट डलवाना पड़ेगा, करोड़ों पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे। जैसे भी लोकसभा के चुनाव हम देखते हैं, लोकसभा के चुनाव में कितना ज्यादा माथाफोड़ी करनी पड़ती है, इधर से पुलिस वाले, उधर से ट्रक, ये वो इलेक्शन कमीशन वाले आते हैं और वो सारा मशीन वशीन अपनी लेके आते हैं, बहुत माथाफोड़ी होती है, कई दिनों तक कुछ काम भी नहीं हो पाता। तो बोले वो सारा सिस्टम कराएंगे तो भाई वो तो गड़बड़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमको एक आदमी चुनना है, एक आदमी। लोकसभा के चुनाव में तो चलो इतने सारे लोगों के वोट डलते हैं, इतने सारे एमपी चुन चुन के जाते हैं। प्रेसिडेंट तो एक आदमी चुनना है, और वो एक आदमी भी ऐसा जिसके पास में रियल में कोई पावर होगी नहीं, पावर तो सारी प्रधानमंत्री के पास होगी। तो इतनी माथा बड़ी इस आदमी को चुनने के लिए क्यों करे? तो हम एक सिस्टम करते हैं, हम डायरेक्ट जो है भारत की जनता का वोट नहीं डलवाते प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये देखो भारत की जनता है, पीली पीली, पीली पीली, मेरे लाल, मेरी पीली, मेरी काली, मेरी नीली, ये भारत की जनता है ना, ये बहुत सारी जनता है। तो इतनी सारी जनता का वोट डलवाने की बजाय उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इस जनता ने जिनको चुन के भेजा है उनके पास वोट डलवा लेते हैं। तो हमने किनको चुन के भेजा? हमने जो है लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और हमारी विधानसभाओं के चुनाव में हमने चुन के भेजे, एमपी चुन के भेजे, हमने एमएलए चुन के भेजे, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं कि इन सारी जनता ने तो इनको चुन के भेज दिया ना, एमपी एमएलए को, इन्होंने जनता ने ही तो चुन के भेजा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जनता द्वारा चुने गए एमपी एमएलए इनके पास वोट डलवाते हैं और ये फिर प्रेसिडेंट को चुनेंगे। यानी इनडायरेक्ट वोट हो रहा है, डायरेक्ट जनता नहीं करी, जनता पहले एमपी एमएलए को चुन के भेजती है और फिर ये एमपी एमएलए जो चुने हुए हैं वो फिर प्रेसिडेंट हमारा चुनते हैं। तो इससे क्या होगा, ये क्योंकि एमपी एमएलए कितने हैं, ये तो पूरे टोटल मिला के कितने होंगे, थोड़े बहुत होंगे, जनता तो करोड़ों में, ये तो करोड़ों में लाके लाखों में नहीं होंगे, तो हजारों में नहीं होंगे ना। तो इनसे चुनवाएंगे तो भाई ज्यादा माथापड़ी भी नहीं होगी, आराम से चुनाव भी हो जाएगा। और क्योंकि जनता ने इनको चुन के भेजा है, तो ये एक तरीके से डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जनता ही प्रेसिडेंट को चुन रही है, हम ऐसा भी मान लेंगे। तो ये चुनाव इस तरीके से होता है। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बताया ना, तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल होंगे, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, लोकसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, और वही विधानसभा लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे जिनको जनता ने चुन के भेजा है ना। ये ध्यान देना इस बात पे, जिनको जनता ने चुन के भेजा है वही शामिल होंगे, बाकी नहीं होंगे। बाकी कौन होते हैं? बाकी भी कोई होता है क्या भाई? हमने तो सुना था कि जो भी विधानसभा में जाता है और जो भी लोकसभा में जाता है, यानी जो भी एमएलए बनता है या फिर एमपी बनता है, उसको वोट देते हैं वही बनता है। हमने तो ऐसा ही सुना था। तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो कि जिसको जनता चुन के भेजेगी सिर्फ वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देगा? क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं भाई इनमें से जिनको जनता वोट देके नहीं भेजती, बल्कि उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। डायरेक्ट एंट्री जैसे नहीं होता इंडियन आइडल में कभी कभी, जिन डायरेक्टली कई को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है, वैसे कई लोगों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है लोकसभा में और विधानसभा में। तो उन लोगों को प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये देखो कौन कौन चुन के भेजता है, एमपी और एमएलए चुन के भेजते हैं प्रेसिडेंट को। तो देखो, प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो सीधा लोगों द्वारा नहीं की जाता, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव करता है। और उसमें कौन कौन होता है? तो पहले नंबर पे कौन होता है? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड पे ध्यान देना, यानी जो चुन के आए हुए मेंबर है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बात चले सेंटर की, तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड जो मेंबर है, यानी चुने हुए जो प्रतिनिधि है, चुने हुए जो सदस्य है, वो वोट देंगे एक तो प्रेसिडेंट के चुनाव में। बहुत बढ़िया। दूसरा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट है, राज्य है, उनकी जो विधानसभाएं हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी वोट देंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहां पे हूं उसकी बात कर लूं एक बार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान में जो विधानसभा है उसमें 200 मेंबर है, तो 200 जो इलेक्टेड मेंबर अगर 200 के 200 चुन के आए हुए हैं, तो ये 200 लोग भी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडुचेरी। तो जब जो राज्य है, स्टेट है, स्टेट में तो विधानसभा होती है, तो उनके लोग तो आएंगे, ठीक है। लोकसभा में दोनों सदनों के जो चुने हुए सदस्य वो भी आएंगे, ठीक है। अब कई ऐसी यूनियन टेरिटरी भी है जिनमें विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन वो स्टेट नहीं है, वो राज्य नहीं है। दिल्ली दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरीके से पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी, वो भी एक, वहां पे भी विधानसभा है, वहां पे भी स्टेट नहीं है, और वहां पे मुख्यमंत्री बनता है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो स्टेट के लिए तो अलग से लिख दिया दूसरे पॉइंट में, और ऐसी केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पे विधानसभा है,
उनके अलग से लिख दिया कि उन यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स भी आएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स भी आएंगे वोट देने के लिए, किसके, प्रेसिडेंट के चुनाव में। कौन है इसमें, दिल्ली और पांडुचेरी। ये चीज बदल सकती है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और उसके भी चुनाव हो रहे हैं, जे एंड के भी चुनाव हो रहे हैं। तो थोड़े दिनों में इस तीसरे पॉइंट में वो जे एंड के और ऐड हो जाएगा। अगर वो यूनियन टेरिटरी बना रहा, उसको स्टेट नहीं बनाया, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। 10, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर and the nominated member of the legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president। तो अब इन्होंने बोला कि भाई कौन पार्टिसिपेशन करता है, ये तीन टाइप के लोग तो पार्टिसिपेशन करेंगे, ये तो जाके वोट देंगे। लेकिन इस पैराग्राफ में इसने लिख दिया कि कौन पार्टिसिपेशन नहीं करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कौन वोट नहीं दे सकता। तो अब हम इसको थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं हमारे नोट्स में। ठीक है, ओके, चलो। तो देख, कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दो डब्बे बना लेता हूं। एक तो बना लेता हूं मैं येलो बॉक्स, जिसका मतलब व्हाइट बॉक्स बना लो। चलो, एक तो व्हाइट बॉक्स बना लेता हूं, जिसका मतलब होगा कि जो लोग शामिल होंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में उनको व्हाइट में लिखूंगा मैं, और जो लोग शामिल नहीं होंगे उनको मैं रेड बॉक्स में लिखूंगा। ठीक है, तो बॉक्स बना लो, मैं बना लो भैया। ये लो भाई, ये तो मेरा व्हाइट बॉक्स है। ठीक है, और ये मेरा रेड बॉक्स है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इसके अंदर, व्हाइट बॉक्स में वो लिखता हूं कि कौन कौन प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देगा, कौन वोट देगा। अरे रुकना भाई, रुक जा। कौन वोट देगा, ऊपर मैं लिख देता हूं हेडिंग, प्रेसिडेंट का चुनाव। ठीक है, तो कौन वोट देगा, वोट कौन देगा। एक तो इलेक्टेड, इलेक्टेड पे ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये वाले लोग वोट दे सकते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चुने हुए सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर, ये सब वोट दे सकते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब कौन वोट नहीं दे सकता उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कौन वोट नहीं दे सकता, तो एक तो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं दे सकते, चाहे किसी भी हाउस के हो। नॉमिनेटेड मेंबर्स, जहां पे भी लिखा हुआ जाए ना नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ फलाना फलाना फलाना, तो नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सकते। नॉमिनेटेड मेंबर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, है ना। उसके अलावा, उसके अलावा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं दे सकते। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है अभी देखते हैं अभी। ठीक है, तो दो नहीं दे सकते, दो टाइप के लोग वोट नहीं दे सकते। एक तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं दे सकते, एक मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दे सकते, यानी इनको तो बोलते हैं मनोनीत सदस्य नहीं दे सकते, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते। अब चलो समझते हैं क्या होता है नॉमिनेटेड मेंबर क्या होता है, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। तो देखो, नॉमिनेटेड मेंबर का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, नॉर्मली तो ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं, ये जनता है भारत की, ये सारी जनता का भवर है ना, ये लोग वोट देंगे, क्या देंगे, वोट देंगे, और वोट देके ये अपने में से कुछ सदस्यों को चुनेंगे, है ना। जैसे हम वोट देके आते हैं, फिर लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है कि फलान जी जीत गया, ढिकन जी जीत गया। तो वो जो जीत गए, जिनका रिजल्ट निकल के आता है, वो लोग तो हो गए इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड, जिनको जनता ने वोट दिया। लेकिन एक सिस्टम और क्या हुआ है संविधान में, कि एक ऐसा सिस्टम क्या हुआ है कि जिसमें जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और जो गवर्नर है ना, ये संविधान में सिस्टम था, ये बिना वोट के, यानी कोई आदमी चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, उसको जनता ने वोट ही नहीं दिया, लेकिन इनको वो आदमी पसंद है, तो ये डायरेक्टली उसका नाम लिस्ट में निकाल देते थे कि भाई ये आदमी भी आज से विधानसभा में सदस्य बन गए हैं और बैठेंगे यहाँ पे आके आराम से, और जो भी फायदे एमपी एमएलए को मिलते हैं इनको भी मिलेंगे।
तो इनको बोलते हैं हम नॉमिनेटेड मेंबर, यानी इनका नाम इन्होंने लिस्ट में डाला और फिर ये आ गए। इन्होंने ना ही तो चुनाव लड़ा, ना ही जनता ने इनको वोट दिया, ये सीधे आ गए बस क्योंकि इनका नाम लिस्ट में डाल दिया। अब बोलोगे भाई इनका नाम क्यों डाला, मेरा क्यों नहीं डाला? संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग जो है कई ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया भारत देश में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और जैसे ये हीरो हीरो नहीं होते क्या इस टाइप के क्षेत्र में, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राजनीति मतलब समाज सेवा। तो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम बहुत अच्छा किया, अपना जीवन जो है देश के लिए अर्पण किया है। लेकिन ये एक नेता की तरह, जो कि नेता बहुत कमीने होते हैं ना, नेता बहुत हरामी होते हैं, ये बात सही है। देखो, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं, दारू वारू पिलाते लोग, ये सबको पता है ना, पैसे बांटते हैं। लेकिन ये जो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सज्जन पुरुष है, तो ये उस टाइप के गिरे हुए काम नहीं कर सकते। पैसे बांटना, दारू पिलाना, चुनाव जीतने के लिए झूठ कपट करना, ये नहीं कर सकते। लेकिन हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारी विधानसभा में, हमारी संसद में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो आके अपने अपने जो ज्ञान है और अपनी सामाजिक जो उन्होंने सेवा किया उसका ज्ञान बाकी लोगों को दे सके, उससे देश का फायदा हो सके। तो क्योंकि चुनाव तो ये लोग जीत नहीं सकते है ना, तो इसलिए इन लोगों को डायरेक्टली जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्टली उनका नाम निकाल के उनको सीधा बिठाता है कि आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मैं नाम निकाल देता हूं। ऐसे 12 लोगों को जो राष्ट्रपति है, 12 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं होता। ठीक है, तो ये तो आज की डेट में सिस्टम चल रहा है कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को बिना चुनाव लड़े बिठा सकता है राज्यसभा में। पहले एक और सिस्टम चला करता था कि गवर्नर जो है, गवर्नर वो भी दो अंग्रेजों को बताओ, ये सिस्टम चला करता था कि दो ऐसे लोगों को जिनका बाप अंग्रेज था कभी, है ना, जिनका बाप अंग्रेज था, उनको विधानसभा में नॉमिनेट कर सकता था। लेकिन अभी इस पर ध्यान मत दो क्योंकि ये प्रोविजन हट चुका है। ये प्रोविजन हट चुका है, अभी विधानसभा में कुछ नहीं होता। अभी सिर्फ ये प्रोविजन चल रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। ये आज भी चल रहा है। अब क्योंकि इन 12 लोगों को राष्ट्रपति ने खुद ने नॉमिनेट किया है ना, राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में इनको वोट अगर दिलवाया जाएगा तो ये किसको वोट देंगे? उसी आदमी को देंगे ना जिसने इनको लेके आया, जिसने लिस्ट में इनका नाम लिखा कि भाई इस आदमी की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, तो इसको वोट देंगे। तो यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर है इनको हटा दिया गया कि भाई तुम लोग वोट नहीं दे सकोगे, राष्ट्रपति के चुनाव में तुम वोट नहीं दे सकोगे। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बताया मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? तो देखो, सेंटर में तो हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, इसमें तो हमने देखा कि दो हाउस होते हैं सेंटर में, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, ये हमेशा से चलता आ रहा है, जब से देश बना है, आजाद हुआ है और उसके बाद संविधान बना है, तब से ये सिस्टम चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा का। लेकिन स्टेट जो होती है, राज्य जो होती है, तो केंद्र की बात होगी। अब हम राज्यों की बात करें, राज्य आपके राज्य में आपने देखी होगी, जिस भी राज्य में रहते हो, नॉर्मली राज्यों में एक ही हाउस मिलता है, उसको हम बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो राज्यों में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है, विधानसभा मिलती है, वहां पे एक ही हाउस मिलता है। लेकिन कुछ राज्यों में इस विधानसभा के साथ में एक हाउस और होता है, उसको हम बोलते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको बनवाना पड़ता है अलग से, है ना, संसद को। राज्य जो जिस भी राज्य में ये बनवाना चाहते हैं वो संसद को लिख के भेजते हैं कि भाई हमको ये बनवाना है, फिर संविधान में उसके हिसाब से संशोधन किया जाता है और फिर ये बनाया जाता है सिर्फ उसी राज्य में। तो अधिकतर राज्यों में ये नहीं है, कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें ये विधान परिषद भी है। ये आगे जब आएगी, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका कुछ सिस्टम ऐसा है कि इसको राष्ट्रपति के चुनाव में इसके जो मेंबर है उनको भाग नहीं लेने दिया जाता। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट चुनाव जनता नहीं करती है, इस विधान परिषद का डायरेक्ट चुनाव जनता नहीं करती है। और इसको आगे जब पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा इसकी हकीकत क्या है, इसकी हकीकत बहुत ही बुरी है ना। तो एक तरीके से टाइम पास कराने के लिए जो लोग यहाँ चुनाव नहीं जीत पाते ना, और जिनको मजा लेना है नेतागिरी का, राजा बन के रहने का, तो उन लोगों को इनडायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है इधर विधान परिषद में, है ना, मजे करवाए जाते हैं इधर, और कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए इनको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। किसको? विधान परिषद वालों को, लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों को। तो ध्यान रखना, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो काउंसिल वाली है ना, उनको कैंसिल कर दिया, ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा। काउंसिल को कैंसिल कर दिया, राष्ट्रपति चुनाव में काउंसिल कैंसिल है, काउंसिल कैंसिल है। और असेंबली वाले एडमिट है ना। एडमिट का मतलब क्या होता है कि भाई घुसने दिया अंदर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ए को एडमिशन है और सी वाले का कैंसिल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, और केवल विधान सभा वाले भाग ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, द मेंबर सीजेस टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इवन इफ फ्रेश इलेक्शन टू द डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये क्या बोल रहा है? ये ऐसे बोल रहा है, जैसे मान लो ये राजस्थान की विधानसभा है। अब राजस्थान की विधानसभा में 200 लोग हैं,
विधानसभा चलती रहती और विधानसभा चलते रहने के दौरान ही राष्ट्रपति के चुनाव भी आ जाते, तो ये लोग जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे देते। लेकिन मान लो राष्ट्रपति के चुनाव होने थे 25 तारीख को, 25 तारीख को, अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, तो मान लो 25 सितंबर को होने थे। लेकिन ये जो विधानसभा है ये भैया 20 सितंबर को डिजोल्व हो गई, यानी भंग हो गई है ना, यानी कि अब ये मेंबर नहीं रहे। और मान लो 20 सितंबर को ये डिजोल्व हो गई तो 25 सितंबर तक 5 दिन में तो चुनाव हो नहीं पाएंगे। तो अब क्या होगा, अगर ये डिजोल्व हो गई, ये भंग हो गई, तो फिर ये राजस्थान से प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं दिए जाएंगे। राजस्थान की विधानसभा से प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई वोट नहीं दिया जाएगा। राजस्थान का वोट कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई विधानसभा के मेंबर नहीं रहे, एमएलए नहीं रहे, विधानसभा डिजोल्व हो गई, तो फिर इनको हटा दो। बाकी जो विधानसभाएं हैं उनके मेंबर वोट देंगे और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेसिडेंट के चुनाव पे कि राजस्थान की विधानसभा उस टाइम पे भंग हुई थी। कोई ऐसे नहीं बोल सकेगा कि भाई ये तो प्रेसिडेंट का चुनाव तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि राजस्थान के 200 लोग ने तो वोट ही नहीं दिया, उनकी विधानसभा भंग हो गई। आपको पहले राजस्थान के चुनाव करवाने चाहिए थे, फिर वो लोग चुन के विधानसभा में आते, उसके बाद आप वोट करवाते। ये सब फालतूबाजी नहीं चलेगी। जो जो लोग है सदस्य वो वोट दे देना, और जो भंग हो गई, जो नहीं अभी, तो उनको साइड में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बात है सीधी सी। The Constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between the states as a whole. And the union at the election of the president. To achieve this, the number of votes which each elected member of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner. ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ ये क्या है नीचे वाली चीज जो है ना, ये क्यों बनाई गई है, इसका थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड लेना बहुत जरूरी, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये जो नीचे एक फॉर्मूला बनाया गया है ना, उस फॉर्मूले में क्या किया गया है? उस फॉर्मूले में ये किया गया है कि जो लोग हैं, जो एमएलए है ना, राज्य की बात कर रहा हूं मैं। एमएलए समझते होगे, जो एमएलए नहीं समझता भाई उसका तो मतलब थोड़ा सिस्टम ज्यादा ही गड़बड़ है। एमएलए को बोलते हैं विधानसभा सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा के सदस्य, है ना। चाचा एमएलए है, चाचा विधायक हमारे, इनको विधायक भी बोलते हैं हिंदी में, चाचा विधायक हमारे। तो जो विधायक है वो किसी स्टेट के होते हैं, ठीक है। अब एक तो राजस्थान का विधायक मानो, एक उत्तर प्रदेश का विधायक मानो, ठीक। भाई उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 20 करोड़ के आसपास है, राजस्थान की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मैं ऐसा करूं, मैं बोलूं कि भाई राजस्थान के भी विधायक जो है उनको सेम वोट मिलेगा, है ना, एक वोट मिलेगा। यानी कि अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में राजस्थान के विधायक ने एक वोट दिया तो उसको भी एक वोट ही माना जाएगा, और उत्तर प्रदेश के विधायक ने भी एक वोट दिया तो उसको एक ही माना जाएगा। जैसे हमारे नॉर्मल चुनाव में क्या होता है, आप गए, आपने बटन दबाया ईवीएम का, जिसको भी दबाया, उसका एक वोट आपका उसमें जुड़ गया। वो इसलिए जुड़ गया क्योंकि आप सिंगल आदमी थे। लेकिन यहां पे सिस्टम अलग है, यहां पे वो लोग वोट दे रहे हैं जिनको लोगों ने वोट देके भेजा है। तो इनकी जो पावर है वो नीचे वाले लोगों की वजह से है। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग वोट देके किसी आदमी को चुन रहे हैं, राजस्थान में 2 करोड़ लोग देके किसी आदमी को चुन रहे हैं। अगर दोनों के वोटों का हम जो कैलकुलेशन है वो एक ही रखें कि ये वोट देगा तो उसको एक वोट माना जाएगा, ये वोट देगा उसको भी एक ही माना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके नीचे जो है वो 20 करोड़ लोग हैं, इसके नीचे 2 करोड़ लोग हैं, और ये अपने हिसाब से वोट नहीं दे के रहा, बल्कि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कहीं भी मान लो कोई ऐसे भी होता है, जैसे कहीं पे बातचीत भी होती है ना, जैसे सरकार भी कभी कभी किसी के साथ नेगोशिएशन करती है, तो कोई नेता आता है, नेता आते हैं बात करने, 2 नेता आते हैं बात करने, ठीक है, कि मेरा ये काम कराओ, मेरा ये काम कराओ। मान लो सरकार के पास गए, ये बोलता है कि मेरे पास में 5,000 वोट है अगले चुनाव में दिलाने के लिए, 5,000 लोग हैं मेरे नीचे, मैं उनका नेता हूं। ये बोलता है मेरे नीचे 50,000 लोग हैं। बताओ किसकी बात सुनी जाएगी ज्यादा? दोनों की बराबर बात सुनी जाएगी या फिर इसकी ज्यादा सुनी जाएगी? इसकी ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि ये 50,000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये 50,000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर इसकी बात नहीं सुनेंगे तो 50,000 लोगों को नाराज करने के बराबर वो बात हो जाएगी। तो दोनों की समान तो नहीं रहेगा, वजन इसका ज्यादा रहेगा हमेशा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो एमएलए है उनको कितने लोगों ने चुन के भेजा, उसके हिसाब से इनका वोट डिसाइड किया जाएगा। एक एक वोट इसका नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो, एक और फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मान लो ये एक एमएलए है, इसको 1,000 लोगों ने चुन के भेजा, और दूसरा ये एमएलए है, इसको 10,000 लोगों ने चुन के भेजा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या किया जाएगा कि इस एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू मानी जाएगी वो तो मानी जाएगी 1,000, और इसकी मानी जाएगी 10,000। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 10,000 लोगों का पावर है, इसके पीछे सिर्फ 1,000 लोगों का पावर है ना। तो ये जो सिस्टम मैं नॉर्मली सिस्टम बता रहा हूं, इसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला टाइप बना दिया गया है। ज्यादा कुछ नहीं है, अभी वो समझेंगे फॉर्मूला हम। तो उससे हम एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हम राष्ट्रपति चुनाव में एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं ना, वो किसके आधार पर निकालते हैं? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर।
कितने लोग हैं उसके पीछे, उस आदमी के पीछे। तो राज्य में कितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से ही एमएलए की वोट की वैल्यू निकलेगी। तो उसी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, चलो उसको देखते हैं, समझते हैं उस चीज को। हाँ, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, यानी कि राज्य की विधानसभा का हर एक इलेक्टेड मेंबर यानी कि चयनित सदस्य shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly. This can be explained as below. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भाई साहब, ऊपर वाला पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं बता देता हूं, चलो मैं बता देता हूं, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लूंगा, रियल एग्जाम्पल नहीं है ये, लेकिन समझाने के लिए ले रहा हूं। इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया है, इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है, इन्होंने बोला कि भाई पॉपुलेशन का तो हम वजन रखेंगे, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ज्यादा वोट का वजन मिलेगा, क्योंकि हम सारा जनता के पीछे ही देख रहे हैं सिस्टम। तो एक काम करो, पहले तो पॉपुलेशन लिखो, जैसे राजस्थान की मान के चलो 2 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है 2 लाख मान लो, एक बार 2 करोड़ है लेकिन मैं 2 लाख मान रहा हूँ, क्योंकि 2 करोड़ लिखोगे बहुत काटा फिटिंग बहुत जरूरी होगी। मान लो 2 लाख पॉपुलेशन है, 2 करोड़ भी लिखना चाहो तो 2 करोड़ लिख लो यार, ये लो, ये 2 करोड़ हो गए। और राजस्थान से 200 विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। तो 2 लाख 2 करोड़ लोगों ने 200 लोगों को जिताया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक आदमी को जिताने में कितने लोगों का योगदान होगा बताओ, ये हटा दो, ये हटा दो, कितने लोगों का योगदान होगा, ये कितना हो गया, 2 लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का योगदान होगा एक आदमी को जिताने में। हमने नॉर्मल गणित किया, कुछ भी नहीं किया, 2 करोड़ की पॉपुलेशन में 200 का भाग दे दिया, 200 लोग हैं। लेकिन ये 2 लाख बहुत ज्यादा वोट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती करनी है हमको, ये वोटों का भंडार नहीं लगाना कि एक आदमी के 2 लाख वोट निकल के आएंगे, नहीं। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे भारत में बहुत ज्यादा है, तो इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए, मतलब इसका जो वोट की वैल्यू है उसको कम करने के लिए, हमने इस 200 के आगे हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई सालो स्टेट की पॉपुलेशन लिख लो ऊपर, तो ठीक है लिख ली, कितनी है, हमने बोला ऊपर तो स्टेट की पॉपुलेशन लिख लो, जैसे राजस्थान की 2 करोड़, नीचे उसके विधानसभा में कितने सदस्य उसकी पॉपुलेशन लिख लो, और फिर इसको 1,000 से गुना और कर दो। 1,000 से गुना करने का मतलब ये हो गया कि 2 करोड़ में हमने 1,000 का भाग और दे दिया, यानी 3 बिंदु और हमने कम कर दी। तो जो ये 2 लाख नंबर आ रहा है इसमें से हमने 3 बिंदु और कम कर दी, तो ये हट गया ना 3 बिंदु, और 200 बच गया, तो जो नंबर है वो छोटा हो गया। कैलकुलेशन एकदम भारी नहीं हो जाएगी कि भाई करोड़ों अरबों में वोट जा रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन को सिंपल करने के नीचे 1,000 और डाल दिया, बस सिंपल यही है। तो नॉर्मल फॉर्मूला यही था। हमने भी देखा कि हमने क्या देखा था अभी, कि एक आदमी को 1,000 लोग वोट दे रहे हैं, दूसरे आदमी को 10,000 वोट दे रहे हैं, तो इसके वोट की वैल्यू तो 1,000 हो गई, इसके वोट की वैल्यू 10,000 हो गई, है ना। तो उसी को हम देखो फॉर्मूले में करेंगे, कैसे करेंगे कि 1,000 लोगों ने वोट दिया कितने आदमी को, एक आदमी को, तो इसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी 1,000। 10,000 लोगों ने वोट दिया किसको, एक आदमी को, तो इसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी 10,000, ठीक है। ये किया ना हमने। तो ये वोट की वैल्यू 10,000 बहुत ज्यादा हो गई, 10,000 बहुत ज्यादा लगता है कि यार एक आदमी 10,000 वोट दे रहा है, तो हमने क्या किया, इसको 1,000 से और डिवाइड कर दो, 3 बिंदु और कट गई, तो इसकी वोट की वैल्यू 10 आ गई। इसको भी 1,000 को 1,000 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वोट की वैल्यू 1 आ गई। तो ये 1,000 जो लगाया गया है वो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए, उसको बड़ी को छोटी करने के लिए लगाया गया है। बाकी नॉर्मल वही कर रहे हैं कि राज्य की पॉपुलेशन में टोटल उसके कितने विधानसभा के मेंबर है, विधायक टोटल कितने उसका भाग दिया और उसको 1,000 से और गुना कर दिया, ताकि वो एक 3 बिंदु और हम कम कर सके। तो इस हिसाब से देखो कितनी नॉर्मली निकल के आ जाएगी राजस्थान की, अगर मैं ये करूं तो देखो ये दो बिंदु से 2 बिंदु गई, ये हो गया एक, ठीक है, और ये 3 बिंदु गई, ये 3 बिंदु गई, तो ये आ गई 100। ये वैल्यू निकल गई किसकी, कि राजस्थान का एक विधायक, एक एमएलए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा तो उसकी वोट की वैल्यू 100 निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी 100, उसका वो एक वोट 100 का माना जाएगा। अब ये तो राजस्थान का हो गया, लेकिन अब मान लो उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक मुझे नहीं पता, 500 मान के मैं चलूंगा, है ना। तो मान लो 20 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, 20 करोड़ की जनसंख्या है, 500 वहां के विधायक है, ठीक है, और 1,000 से हम और गुना करेंगे ताकि संख्या को थोड़ा और कम कर लें। तो 1,000 से हमने 3 बिंदी तो ये काट दी, 3 बिंदी ये काट दी, ठीक है, कट गई। 2 बिंदी हमने ये काट दी। अब ये 5 है, तो ये होगा 5 का 20, 400। तो एक उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट की वैल्यू कितनी निकल के आई 400, राजस्थान की कितनी निकल के आई थी 100। तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा क्यों निकल के आई राजस्थान से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, और हम ये वोट की वैल्यू जनसंख्या के आधार पर ही निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यही है सेम। तो अब इस फॉर्मूले को हम लिखें थोड़ा फैंसी, पैराग्राफ में जो लिखा हुआ वो तो इतना घटिया लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन फैंसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें तो क्या लिखना है हमें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, भाग देंगे हम किसका, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स को यहां पे इलेक्टेड जरूर लिख देना,
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000। तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 1000 का भाग दे रहे हैं हम, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं ना। इसको सीधा यूं भी कर सकते हो 1/1000 की जगह, कि यहाँ पे सीधा नीचे लो, इससे इससे 1000 गुणा कर दो, वही बात है ना। 1/1000 का मतलब वही होता है, 1 का कोई फर्क तो होता नहीं है। तो ये सब ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कुछ ही नहीं है ज़्यादा, है ना। बस इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के यहाँ पे लिख दिया गया है, ये फॉर्मूला भाई साहब लो, ठीक है। अब ये तो हो गया एमएलए की वोट की वैल्यू। एमएलए एमएलए मतलब स्टेट वाला। अब एमएलए थोड़ी वोट देता है, एमपी भी वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वोट देते हैं, तो उनके वोट की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला क्या है, देखो। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का एवरी इलेक्टेड मेंबर shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to members of the legislative assembly of the states by the total number of elected members of both house of parliament. This can be expressed as value of the vote of MP, total value of the votes of all MLAs of all state, total number of elected member of parliament. अब देखो इसका सिस्टम क्या है, एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, समझो। एमएलए की वोट की वैल्यू तो हमने देख ली कि जनसंख्या के हिसाब से निकल रही है, तो अलग अलग आ सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा थी तो वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा आ गई, 400 आ गई, और यहाँ पे राजस्थान की कम थी तो राजस्थान की वोट की वैल्यू कम आ गई, 100 आ गई। ये तो हमने नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके देखा है। ओरिजिनल वैल्यू अलग होती है क्योंकि जनसंख्या भी अलग होती है। मैंने एकदम सिंपल कैलकुलेशन लिया ताकि समझ में आए। अब एमपी की जो वैल्यू होगी ना वो अलग नहीं होगी भाई, एमपी की वैल्यू सारे एमपीओ की सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एमपी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ही ऐसा है। फॉर्मूला क्या है कि भाई जितनी भी वोट की वैल्यू निकल के आई ना सारे एमएलए की, राजस्थान की एमएलए की वोट की वैल्यू 100 निकल के आई। एक एमएलए की 100 थी, राजस्थान में पूरे 200 एमएलए थे, तो कितने हो गए ये 200, ये 2 बिंदु लगा दी, ये 2 बिंदु लगा दी, तो राजस्थान की टोटल वैल्यू कितनी होगी वोट की? 20,000। उत्तर प्रदेश की एक की 400 निकल के आई, टोटल उत्तर प्रदेश में 500 लोग थे तो 500 का 20, और ये आ गई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बिंदु लगा दी, 2 लाख टोटल निकल के आई। किसकी वैल्यू? उत्तर प्रदेश की। तो ये देखो उत्तर प्रदेश की टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी आई वोट की? 2 लाख, सारे सारे एमएलए को मिलाकर। राजस्थान कितनी आई? 20,000। तो इन सबको जोड़ दो, सारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबको जोड़ दो। तो मान लो अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान ही दो ही स्टेट है राजस्थान राज्य इंडिया में, एक बार मान के चल रहे हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की आई थी 2 लाख टोटल वोट की वैल्यू निकल के, और राजस्थान की आई 20,000। इन दोनों को जोड़ दो, आ गए 2,20,000। ठीक है। अब इस 2,20,000 में हमको भाग दे देना है कि संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मिला के कितने टोटल मेंबर है ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें तो 500 है, और इसमें जो है, इसमें है अपने, इसमें मान लो इसमें 500 है, मान लो, है ना। तो 1000 मेंबर है मान लो, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिया है। मेंबर 500 500 नहीं है, अलग अलग है, लेकिन कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के मैंने लिया है। तो मान लोकसभा में भी 500 मेंबर है, राज्यसभा में 500 मेंबर है, तो टोटल 1000 मेंबर है। तो हमें क्या करना है कि पूरी स्टेटों के सारे वोट की वैल्यू हमने जोड़ ली, कैलकुलेशन एक कर लिया, उसमें हमें टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाग दे देना है। तो ये भाग हमने दिया तो कितना आ जाएगा? 220। भाई ये आ गई एक एमपी की वैल्यू, और ये एक एमपी की वैल्यू रहेगी 220, सारे एमपीओ की वैल्यू भी 220 220 ही रहेगी, चाहे वो राजस्थान का एमपी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एमपी हो, चाहे कहीं का भी एमपी हो। एमपीज की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों की वोट की वैल्यू सेम रहेगी, ये बदलेगी नहीं। तो बदलती कौन सी? सिर्फ एमएलए की। क्यों? क्योंकि एमएलए का फॉर्मूला ऐसा है। एमएलए के फॉर्मूले में हम करते हैं कि ऊपर तो पॉपुलेशन लिखते हैं स्टेट की, और नीचे भाग देते हैं टोटल नंबर ऑफ एमएलए, टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने उस स्टेट में, उसको 1000 से गुना करते हैं। तो इस वजह से अलग अलग आती है, अलग अलग स्टेट की। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां के एमएलए की वोट वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी, है ना। और जिसकी कम होगी वहां पे वोट वैल्यू कम निकल के आएगी। लेकिन जब एमपी की वोट वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो एमएलए सारे स्टेट के हैं उन सब की सारे वोट जोड़ लेते हैं, उसका टोटल वोट लिख देते हैं सारी स्टेट के, और उसमें फिर नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक सेम वैल्यू निकल के आ जाती है। यही भाई, यही सिस्टम है और कुछ भी नहीं। दिस इज द सिस्टम। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, एक दो बार घुमा फिरा के देख लेना, समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। The president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting is by secret ballot. This system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes. A candidate, in order to be declared elected to the office of president, must secure a fixed quota of vote. The quota of votes is determined by dividing the total number of valid votes polled by the number of candidates to be elected. Here only the candidate, one candidate is to be elected as president plus one, adding one to the quotient. The formula can be expressed as follows. ये formula फालतू है,
ये नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बना दिया इन्होंने। मतलब क्यों बनाया मुझे भी नहीं समझ में आया, ये बनाया नहीं जाना चाहिए फॉर्मूला। क्या बोला है कि भाई प्रेसिडेंट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, उसके लिए भी हम फॉर्मूला दे रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला कितना बेवकूफ है ये। बोला टोटल नंबर ऑफ वोट पोल, यानी जितने वोट गिरे, मान लो 1000 वोट गिरे, ठीक है। अब बोल रहा है उसमें 2 का भाग दो, 1+1 का भाग दो, यानी 2 का भाग दो, यानी इसका आधा करो, तो आधा कितना हो गया 500। और फिर उसमें 1 जोड़ दो, यानी 501। यानी ये क्या बोला है सीधा सीधा कि 50% वोट से 1 वोट जिसको ज्यादा मिला वो जीत जाएगा, यानी आधे से 1 वोट ज्यादा जिसको मिला वो जीत जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं। तो प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? नॉर्मल जो हम जो वोट देते हैं ना, हम जो वोट देके आते हैं, हम जो भारत की जनता वोट देके आती है, उसको तो हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ऐसा सा कुछ नाम है ना, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट को जो वोट दिया जाता है, उस वोट देने वाले सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। भाई इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है और कैसे दिया जाता है, वो अगली क्लास में हम समझेंगे। लेकिन ये जो वोट वाला सिस्टम है ना, इसमें प्रेसिडेंट जो भी बनना चाहता है उसको कितने वोट मिलने चाहिए कि जितने टोटल वोट पड़े, मान लो टोटल 1000 वोट पड़े ना, तो उस भाई को 1000/2 यानी 500, 500 प्लस 1, ये 501 वोट मिलनी चाहिए। प्लस 1 क्यों किया कि भाई आधे वोट तो मिल गए, तो आधे वोट तो टाई हो गया ना, 500 इसको मिले तो 500 किसी और को मिले होंगे, आधे आधे से तो हो नहीं सकता ना, कौन जीता। 1 रन ज्यादा बन जाएगा तो फिर वो जीत जाएगा ना। तो 500 प्लस 1 मतलब 1 ज्यादा लेते हैं, उसने 50% से ऊपर वोट प्राप्त कर लिया और वो जीत जाएगा। तो नॉर्मल हमारा जो सिस्टम चलता है, जो हम एमएलए एमपी चुनते हैं, उनमें ये सिस्टम नहीं होता। उनमें ये होता है कि जिसको सबसे ज्यादा मिले वो जीत गया, चाहे उसको 50% की जगह 10% ही वोट मिले। जैसे मान लो टोटल वोट किसी जगह के 1 लाख थे, ठीक है, 1 लाख थे, 1 लाख का आधा तो 50,000 होता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए तो 50,000 प्लस 1, 50,000 एक वोट चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल एमएलए एमपी कैसे बनते हैं कि 1 लाख वोट थे, 10 जने खड़े हो गए, 10 लोग खड़े हो गए, एक आदमी को मिले 8,000 वोट, एक आदमी को मिले 12,000 वोट, ठीक है, एक आदमी को मिले 25,000 वोट, ठीक है, एक आदमी को मिले 25,000, 23,000 वोट, और एक आदमी को मिले कितना बच गया ये 8,000, 20,000, ये 20,000 हो गया, ये 20, 40,000, 45,000 हो गया, 45, 55, 65, 66, 67, 68, 68,000 हो गया ना। और अब इसमें 12,000 और जोड़ दूँ मैं, 68,000 हो गया, इसमें मैं जोड़ देता हूँ 15,000 वोट। और एक आदमी को मिले, मान लो टोटल कितना होगा मुझे नहीं पता, मैं टोटल नहीं लगा रहा, एक आदमी को मिले 9,000 वोट, लगा देता हूँ टोटल, ठीक है। 8,000 वोट और 12,000 वोट, 25,000 वोट, 23,000 वोट, 15,000 वोट, 9,000 वोट, 92,000 हो गए। और एक आदमी को मिले 5,000 वोट और एक आदमी को मिले 3,000 वोट, ठीक है। इस तरीके से मिले, है ना। 1 लाख वोट ऐसे डिवाइड हो गए। अब इसमें हम बस सीधा सीधा ये देखेंगे सबसे ज्यादा किसको मिले, सबसे ज्यादा इसको मिले 25,000। अब इसको क्या ये 25,000 25%, क्या ये 25,000 वोट जो इसको मिले ये 1 लाख का 50% है क्या? आधे वोट मिलेगा इसको? नहीं, इसको तो सिर्फ और सिर्फ 25% वोट मिले, फिर भी ये जीत गया। क्यों? क्योंकि बाकियों से ज्यादा मिले इसको। तो इस सिस्टम में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, कितने भी मिलो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेसिडेंट में ये सिस्टम नहीं है। प्रेसिडेंट में 50% वोट मिलने चाहिए, 50% प्लस 1, यानी अगर टोटल वोट देने वाले लोग 1 लाख है, और तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 1 लाख/2 यानी कि 50,000 और 50,000 प्लस 1 यानी कि 50,000 एक वोट मिलेंगे, तभी लोग वो आदमी प्रेसिडेंट बन पाएगा, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ये वोट पढ़ते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से जो है उसको वोट दिया जाता है प्रेसिडेंट को। वो विधि क्या होती है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है, उसको आराम से डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आज की क्लास कहीं समापन करते हैं। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे भी सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको दबा के भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक अवश्य करना, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो उससे यूट्यूब रिकमेंड नहीं करती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, जय श्री राम।